अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट थे वो सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 आज डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है b² माइनस 23bc प्लस 76c² तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन वही पुराना कंसेप्ट है कि सबसे पहला हम जो काम करेंगे कि हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट के कोफिशिएंट। तो b² का कोफिशिएंट जो है वो 1 है और c² का जो कोफिशिएंट है वो 76 है। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 1 मल्टीप्लाई बाई 76। तो इसका आंसर आ जाता है 76। फिर अगर आप 76 के फैक्टर निकाल लें तो हमने फिर 76 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें। जैसे कि हम 19 मल्टीप्लाई बाय 4 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 76 ही बनता है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनता है ये वाला बने और ऐड करके मिडल टर्म बने। तो इनको अगर आप ऐड करें 19 + 4 तो 23 ही बनता है। तो लिहाजा हमने ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाता है b² माइनस 23 की जगह ये दो फैक्टर लिख लेंगे। 19 अगर bc है तो साथ bc लिख लेंगे माइनस 4bc और लास्ट में आ जाएगा प्लस 76c²। तो ये हमारे पास हमने मिड के जो टर्म था वो ब्रेकअप करके 19 और 4 लिखा है। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 76 बनता है और दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 23 ही बनता है। अब थोड़े से जोड़े बना लेते हैं। एक हमारे पास ये पेयर बन जाएगा और एक हमारे पास ये वाला पेयर बन जाएगा। इस पेयर में अगर हम देख ले तो b दोनों में मौजूद है तो इनसे b कॉमन लें, यहाँ पर बच जाएगा b माइनस 19। इसी तरह इन दोनों पेयर में अगर आप देख ले तो -4 कॉमन है और साथ में c भी कॉमन है क्योंकि c यहाँ पर भी मौजूद है और c यहाँ पर भी है। तो पीछे बच जाएगा अगेन b माइनस 19 क्योंकि 4c मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 4bc और इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें तो 76 सॉरी यहाँ पर cb बचेगा और यहाँ पर हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर b बाहर निकला हुआ है तो यहाँ पर भी c बचेगा। तो इन दोनों टर्म में c मौजूद है। तो अब अगर आप देखें तो b माइनस 19 c दोनों में मौजूद है तो यहाँ पर b माइनस 19 c आ जाएगा। पीछे बच जाएगा b माइनस 4c। तो इसके साथ पार्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास है r² प्लस 33r प्लस लास्ट टर्म जो है वो है हमारे पास 90। अगेन सेम टू सेम कंसेप्ट है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइड पर कर लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 हो जाएगा जो कि हमारे पास 90 आ जाएगा क्योंकि r² का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो तो 90 है। तो अब अगर हम 90 के फैक्टर फाइंड करें तो 90 के बहुत से फैक्टर बन सकते हैं। हम वो फैक्टर लिखेंगे जिनको ऐड करके मिडल टर्म बनता है, हम जस्ट वो फैक्टर लिखेंगे। तो अगर हम चेक कर ले 30 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 33 होता है 90 और अगर इन दोनों को ऐड करें 30 + 3 तो 33 ही बनता है। तो हम जस्ट वो वाले फैक्टर लिखेंगे। इस तरह 90 के ये भी तो बन सकता है 15 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 90 बनता है, लेकिन 15 और 6 को ऐड करें तो 33 नहीं बनता। तो ऐसे दो फैक्टर को लिखेंगे जिनको ऐड करके मिडल टर्म b बनता है। इसको लिख लेते हैं r²। अब इस 33 को हटा लेते हैं, इसकी जगह ये दो फैक्टर लिख लेंगे 30r प्लस 3r और लास्ट में प्लस 90 अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में r कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बच जाता है r प्लस 30
और इन दोनों में भी r कामन ले लेते हैं, सॉरी +3 कामन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा r+30। r+30 कैसे आएगा, जब हम 3 कामन लेंगे तो यहाँ पर r आ जाएगा और 3 30 90, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो r+30 दोनों में मौजूद है, ये भी कामन लें, पीछे हमारे पास बच जाएगा r+3। तो इसके साथ पार्ट नंबर जो 6 है उसका सलूशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 हमारे पास है a² -22ab और +57b²। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। सेम वही कंसेप्ट है कि हम फर्स्ट और लास्ट जो है इनका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 57, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 57। अब हमने ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 57 आ जाएं, और उनको अगर हम ऐड करें तो -22 आ जाएं। तो ये दो फैक्टर हमारे पास है 19 × 3। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 57 बनता है, और इन दोनों को ऐड करें तो 22 बनता है। तो ये बन जाता है a² -22ab की बजाय आप लिख लें 19ab -3ab, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो जो हम दो टर्म ब्रेकअप में बनाएंगे दोनों के साथ माइनस ही लगेगा, और दोनों ऐड होकर -22 बनता है। -19 और -3 -22 बनता है, और लास्ट में +57b²। अब दो दो को पेयर बना लेते हैं, एक पेयर हमारे पास ये आ गया और एक पेयर हमारे पास ये आ गया। इस पेयर में अगर देख ले तो a हमारे पास कॉमन है, क्योंकि a दोनों में मौजूद है, a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, तो इसमें a बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा 19b। सिमिलरली अगर आप इसमें देख ले तो यहाँ पर -3 भी कॉमन है, क्योंकि 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, 57 के अंदर भी 3 मौजूद होता है। तो अगर देख लें इसके अलावा b देख ले तो b भी यहाँ पर है और b भी यहाँ पर है, तो b भी साथ कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा a -19, b साथ में b आ जाएगा। ठीक है, तो a -19b दोनों में मौजूद है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, और पीछे बच जाएगा a -3b। तो इसके साथ पार्ट नंबर 8 का जो सॉल्यूशन है वो भी कंप्लीट हो गया। सॉरी 8 नहीं 7 है ये। तो नेक्स्ट अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है p∼i। ये है 33 -34b और लास्ट में है +b²। तो ये पार्ट नंबर 8 है। तो सॉल्व कर लेते हैं। अगेन सेम टू सेम वही कंसेप्ट है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो 33 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इस b² की कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाएगा 33। तो अगर हम देख ले 33 के फैक्टर निकाल लें तो वो हमारे पास बनते हैं 11 × 3 = 33। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनता जिनको हम मल्टीप्लाई करें और 33 बन जाए। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है इनको अगर आप ऐड करें 11 और 3 तो ये बन जाता है 14, और यहाँ पर है 34। तो लिहाजा ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फैक्टराइजेशन के थ्रू या मिडल टर्म ब्रेक जो है इसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लिहाजा हम इस तरह करेंगे अभी कि इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे, इसको 34 के बजाय हम 14 बनाएंगे, तो तब जाके ये सॉल्व होगा। तो विदाउट करेक्शन ये जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। लिहाजा ये जो करेक्ट क्वेश्चन है इसको लिख लेते हैं 33 -34 नहीं है बल्कि ये 14b और लास्ट में है +b²। तो अब अगर हम इनको देख ले तो 11 3 × 33,
33 ही बनता है। और अगर 11 और 3 को ऐड करें तो वो बन जाता है 14, जो कि मिडल टर्म बन रहा है। तो करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 33 माइनस 14b की जगह लिख लेते हैं 11b माइनस 3b। दोनों को ऐड करें 11 और 3 तो 14 बनता है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 33 बनता है, प्लस बी स्क्वायर। ये लास्ट टर्म आ गया। अब फर्स्ट दो के पेयर बना लेते हैं और लास्ट दो के पेयर बना लेते हैं। तो इन दोनों में अगर देख ले तो 11 दोनों में मौजूद है, क्योंकि 11 के टेबल में 33 आता है और 11 के टेबल में 11 आता है। तो 11 3 ज़ा 33, यहाँ पर 3 बच जाएगा माइनस, और यहाँ पर सिर्फ b बच जाएगा, क्योंकि ये जो 11 है ये बाहर निकला हुआ है। इस तरह माइनस यहाँ पर अगर देख ले तो b दोनों में मौजूद है, b कामन लें तो यहाँ पर सिर्फ 3 बच जाएगा, अंदर प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर b जस्ट b बच जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर है, एक b तो बाहर निकला हुआ है तो एक b रह जाएगा। यहाँ पर एक ही b थी वो निकली हुई थी, सिर्फ 3 बच जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस b। हमने ये वाला लिख लिया जो दोनों में मौजूद है। पीछे बच जाएगा 11 माइनस b। अगर इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है या इसको सॉल्व करना है तो विदाउट करेक्शन ये सॉल्व नहीं होगा। करेक्ट क्वेश्चन ये है, इसको करेक्ट करेंगे तो तब जाके ये सॉल्व होगा। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर करेक्शन। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ, जो कि हमारे पास है आई एक्स पार्ट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई एक्स पार्ट है जेड स्क्वेयर माइनस 29 जेड बी प्लस 120 बी स्क्वेयर। इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने सॉरी 112 लिखा है, लेकिन ये 120 है, 120 बी स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस 29 जेड बी प्लस 120 बी स्क्वेयर। तो सेम वही कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। जेड स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वेयर का कोफिशिएंट 120 है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 120। अब अगर हम 120 के फैक्टर निकाल लें तो 120 के तो बहुत से फैक्टर बन सकते हैं, जैसे कि 40 मल्टीप्लाई बाय 3 120 ही बनता है। जैसे अगर एक और फैक्टर देख ले 120 का, तो 120 का बन सकता है 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 100 होता है। तो पार्ट नंबर 10 हमारे पास है एक्स पार्ट 14 माइनस 15 के प्लस के स्क्वायर। ये है जी पार्ट नंबर 15। सेम वही कंसेप्ट कि हम फर्स्ट लास्ट के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 14 है और यहाँ पर के स्क्वायर का 1 है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ जाएगा 14, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 14 है और के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14 या 14 मल्टीप्लाई बाय 1 14 आ जाएगा। अब अगर 14 के फैक्टर देख लेंगे तो ये बन गया 14। इसके फैक्टर एक फैक्टर ये बनता है 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। एक 14 का फैक्टर ये भी बनता है 14 मल्टीप्लाई बाय 1 14। अब हमने खुद डिसाइड करना है कि हम ये वाला फैक्टर लेंगे या ये वाला लेंगे, तो वो डिपेंड करता है मिडिल टर्म के ऊपर कि किन दो को ऐड करके मिडिल टर्म बनता है। तो डेफिनेटली अगर इन दो को ऐड करें तो मिडिल टर्म बन रहा है, तो हम इस वाले फैक्टर को नहीं लेंगे बल्कि हम जस्ट इस वाले को लेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 14 माइनस 15 के की जगह लिख लेते हैं माइनस 14 के, और माइनस 1 के या सिर्फ माइनस के लिख लिए तो एक ही बात है, और प्लस के स्क्वायर हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। इन दोनों के पेयर बन गए और इन दोनों के पेयर बना लें। इन पेयर में 14 कॉमन है तो पीछे यहाँ पर 1 बच जाएगा और माइनस यहाँ पर के बच जाएगा।
इस तरह इन दोनों में माइनस के कॉमन ले ले तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, क्योंकि एक ही के वो निकल जाएगा। प्लस के बजाय माइनस आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब आप माइनस लेते हैं तो अंदर वाला सिंबल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, और के स्क्वायर के बजाय यहाँ पर एक के बच जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा 14 माइनस के ये वाला, और लास्ट में हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस के। तो ये पार्ट नंबर 10 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 11 की सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर 11 एक्सरसाइज पार्ट, जो कि हमारे पास है bx² माइनस 14 bxy प्लस 49 by²। ये है जी पार्ट नंबर 11। तो कंसेप्ट हमारा सेम वही पुराना है कि हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास नथिंग, कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारे पास 1 है, और लास्ट हमारे पास अगर आप देख ले तो वो 49 है। तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 49, और ये बन जाएगा 49। तो अब अगर 49 के फैक्टर निकाल लें तो 49 के जो फैक्टर बनते हैं वो एक बनता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। इसी तरह अगर और फैक्टर निकाल ले तो 49 का बनता है 49 मल्टीप्लाई बाय 1। ये डिपेंड करता है कि हम ये वाला फैक्टर लेके चले या ये वाला फैक्टर लेके चले, ये डिपेंड करता है मिडल टर्म के ऊपर। आपने इन वेरिएबल को नहीं देखना कि इधर बी आया हुआ है इधर बी आया हुआ है, इनके साथ आपको कोई काम नहीं। आप जस्ट यहाँ पर कांस्टेंट को देख ले और यहाँ पर देख ले। अगर इन दोनों को देख ले तो 49 जो है ये इस वाले फैक्टर जो है इनसे बनता है, क्योंकि 7 7 ज़ार 49 और 7 7 को ऐड करें तो 14 बनता है। तो हम इस फैक्टर को लेके चलेंगे। तो लिख लेते हैं bx² माइनस 14 के बजाय लिख लेंगे 7 bxy माइनस 7 bxy, और लास्ट में प्लस 49 by² आ जाएगा। थोड़ी सी स्पेस की वजह से क्लोजनेस आ गई, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इसको क्लियर कर लेंगे। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं bx² माइनस 7 bxy माइनस 7 bxy प्लस 49 by²। अब पेयर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक पेयर ये आ जाएगा और एक पेयर ये आ जाएगा। मेथडोलॉजी को आप जस्ट समझे, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो b कॉमन है, b को पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि b यहाँ पर भी मौजूद है और b यहाँ पर भी है। b के साथ देख ले तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, इसका मतलब x भी कॉमन है, तो एक x भी निकल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा जस्ट x, क्योंकि b जो है ये भी बाहर निकला हुआ है, x² से एक x निकला हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। माइनस 7 7 बच जाएगा, bx बाहर निकला हुआ है तो 7 यहाँ पर सिर्फ y बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देख ले तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। 7 दोनों में मौजूद है, क्योंकि 7 यहाँ पर भी है और 49 के अंदर भी 7 होता है, तो 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 के साथ y यहाँ पर भी मौजूद है और y यहाँ पर भी है, तो 7y कॉमन ले लेते हैं, पीछे बच जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा, साथ में b भी कॉमन लेंगे, क्योंकि b यहाँ पर भी मौजूद है और b यहाँ पर भी मौजूद है। ये x का सिंबल है ये वाला, तो b भी अगर आप कॉमन साथ ले ले, ये मैंने थोड़ा सा पेयर क्लोज कर लिया, लेकिन 7 भी निकल गया, b भी निकल गया, y भी निकल गया, यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा। माइनस यहाँ पर 7, क्योंकि 7 7 ज़ार 49 और साथ में सिर्फ y बच जाएगा। y² है लेकिन एक y बाहर निकला हुआ है, तो एक y बच जाएगा, और एक b यहाँ पर है लेकिन वो भी कॉमन निकला हुआ है, तो सिर्फ 7y बच जाएगा।
तो नेक्स्ट लिख लेते हैं bx -7 y b, ये वाला दोनों हमने लिख लिए और पीछे बच गया x -7 y। तो ये था जी पार्ट नंबर 11 का सॉल्यूशन, ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 12 की सॉल्यूशन की तरफ। तो पार्ट नंबर 12 हमारे पास है x i जो कि हमारे पास है z² -23 zd और लास्ट में है +120d², 120d²। तो सेम वही कंसेप्ट है कि हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, z² का कोफिशिएंट 1 है और d² का 120 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब हमने 120 के फैक्टर निकालने हैं, तो 120 के अगर फैक्टर निकाल लें तो एक फैक्टर बन जाता है 40 × 3, 40 × 3 120 होता है। इसी तरह अगर एक और निकाल ले तो 120 का होता है 24 × 5, ये भी 120 होता है। इसी तरह एक और अगर निकाल ले 120 का तो ये बन जाता है 15 × 8। अब डिपेंड करता है कि हम कौन से फैक्टर को लेके चलेंगे, इस वाले फैक्टर को लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे या इसको लेके चलेंगे। तो ये डिपेंड करता है मिडिल टर्म के ऊपर। अगर 40 और 3 को ऐड करें तो 43 बनता है, मिडल में 23 है, लिहाजा हम इस फैक्टर को नहीं लेके जा सकते हैं। अगर 24 और 5 को ऐड करें तो ये 29 बनता है, जबकि मिडिल टर्म हमारे पास 23 है, लिहाजा हम इसको भी नहीं लेके चल सकते हैं। तो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। और अगर इस फैक्टर को लेके चले 15 और 8 तो हमारे पास ये जो है 15 और 8 को ऐड करें तो ये 23 बनता है, तो लिहाजा हम इस फैक्टर को लेके चलेंगे। तो इसको लिख लेते हैं z² -23 के बजाय लिख लेंगे -15 zd -8 zd +120 d²। अब हम दो के जोड़े बनाएंगे, एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा। तो अगर देख ले इन दोनों में z कॉमन है, z कॉमन ले तो पीछे बच जाएगा z -15d। इन दोनों में अगर आप देख ले तो z अगर कॉमन ले तो यहाँ पर z बच जाएगा और यहाँ पर 15 बच जाएगा और यहाँ पर z तो कॉमन लिया हुआ है, सिर्फ d बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर आप -8 कॉमन ले लें, -8 के साथ d भी कॉमन लेंगे क्योंकि d भी मौजूद है, तो यहाँ पर बच जाता है z -15d, क्योंकि 8 15 जार 120 होता है, प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है और ये हमारे पास d² के बजाय d बच जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये बच जाएगा z -8d, ये वाला z -8d और लास्ट में हमारे पास ये बच जाएगा z -15d। तो ये पार्ट नंबर 12 जो है इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट थे, पार्ट 1 से लेकर 12 तक, उन तमाम का सॉल्यूशन जो है ये कंप्लीट हो गया। मैं तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो ही न्यू वीडियो अपलोड हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।